जय हिंद एवं नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बीच में एक बड़ा ऑब्स्टेकल फिर से क्रिएट हो गया है। आपको ध्यान होगा, अभी भारत ब्रिक्स समिट को होस्ट करने वाला है और जब भारत कोई भी ऐसी बड़ी समिट को होस्ट करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है, बल्कि भारत ही नहीं हर एक देश एक्सपेक्ट करता है कि जितने भी देश उस पर्टिकुलर समिट में आ रहे हैं उनके साथ एक बढ़िया सी मीटिंग हो जाए जिसमें कई सारे एमओयूज साइन हो और जो रिलेशंस चल रहे हैं, जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस चल रहे हैं, उसमें एक ऐसी सामान्यता आ जाए कि दोनों ही देशों को म्यूचुअल बेनिफिट हो। अब भारत भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था बांग्लादेश के साथ, लेकिन यहां बांग्लादेश जो है उसने दो ऐसी खतरनाक शर्तें रख दी भारत के सामने जिससे हो सकता है कि भारत थोड़ा सोचे। भारत ने इनविटेशन बांग्लादेश को भेजा कि आपको ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने आना है, इसी बीच हम एक बायलैटरल मीटिंग भी कर लेंगे। लेकिन बांग्लादेश ने जिन दो शर्तों को रखा उसे भारत फिलहाल सोच रहा है, और भारत अगर इसको मान लेता है तो फिर वही बात हो जाएगी कि अगर बांग्लादेश जैसे देशों की बात भारत मानने लगा तो फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में भारत जिस तरीके का प्रेशर बनाता है देशों के ऊपर, वैसा भारत आने वाले टाइम में प्रेशर ना बना पाए, क्योंकि यहां पर जिस छवि की भारत की बात आ रही है वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया को इंपैक्ट में डाल सकती है। अब बांग्लादेश जो है, आपको ध्यान होगा, बांग्लादेश जिस तरीके की डिमांड कर रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण इस बार जो बांग्लादेश ने अपनी डिमांड रखी है, क्योंकि तारिक रहमान जो बांग्लादेश के वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ब्रिक्स समिट में आना है और ब्रिक्स समिट में हेड ऑफ द स्टेट ही आता है और तारिक रहमान अभी नए नए प्रधानमंत्री बने हैं और भारत के पास ये एक पहला मौका है जिसमें वो अपने रिलेशंस जो स्ट्रेन चल रहे थे उसे सुधार सकता है। वैसे तो तारिक रहमान ने खुद बोल दिया है कि अगर मेरी दो शर्तें, जिसमें से पहली है शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन और दूसरी है शरीफ ओस्मान हदी के जो हत्यारे भारत में घूम रहे हैं उन्हें भारत वापस लौटा दे, तो यहां पर बांग्लादेश ने फिलहाल दो कंडीशन क्लियरली रख दी है कि अगर तारिक रहमान भारत आते हैं तो उसी शर्त में आएंगे जब भारत ये दो कंडीशन बांग्लादेश की मान लेता है। सोचिए, बांग्लादेश भारत को बता रहा है कि ये कंडीशन है, लेकिन कंडीशन को मानना ये भारत के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये जो बांग्लादेश की डिमांड है ये कोई इंडिकेशन नहीं है जिसमें भारत को बिल्कुल एग्री कर ही जाना है, भारत के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। पहली जो कंडीशन है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ध्यान होगा कि शेख हसीना सन 2024 से भारत में है। और क्यों है उसका छोटा सा कारण है कि जब 2024 में बांग्लादेश में तख्ता पलट किया जा रहा था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट की शुरुआत जो हुई थी बांग्लादेश में, जिसमें शेख हसीना को उखाड़ फेंकने में वो पूरा कन्वर्ट हो चुका था। आपने देखा होगा कई सारे विजुअल्स और वीडियोस बहुत वायरल हुए थे और शेख हसीना की तो हत्या करने के प्रयास में थे वहां के जो स्टूडेंट्स थे सो कॉल्ड। तब से शेख हसीना भारत में शरण लेकर रह रही है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, जिस बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाया, मतलब शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें बंगबंधु के नाम से जाना जाता था, वहां की जनता उन्हीं से उतनी नफरत करने लगी और उनके साथ साथ जो उनके वंशावली में शेख हसीना है उनसे भी इतनी नफरत करने लगी कि शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भारत आना पड़ा और तब से वो भारत में शरण लेकर रह रही है। और वो भी इसलिए क्योंकि भारत ह्यूमैनिटी की बात करता है। और साथ ही साथ बांग्लादेश ने जो कंडीशन रखी है, ये बोला गया है कि तारिक रहमान उसी वक्त आएंगे जब शेख हसीना का जो एक्सट्रेडिशन है वो हमारे साथ पूरा हो जाए, शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस सौंप दिया जाए। और दूसरी है शरीफ ओस्मान हदी केस से संबंधित। बांग्लादेश को यह लगता है कि जिन अननोन गनमैन ने शरीफ ओस्मान हदी की हत्या करी वो भारत में ही घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने को उन हत्यारों को वापस सौंप देना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन बांग्लादेश की भारत मान लेता है तभी तारिक रहमान भारत आएंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे यहां पर जो सबसे बड़ा जो एक ऑब्स्टेकल है वो दो कंडीशन क्रिएट हो चुकी है। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया कि भारत और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बीच में अब एक बड़ा ऑब्स्टेकल उनके शर्तों के रूप में आपके सामने आ चुका है। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी, बांग्लादेश भारत से यह चाह रहा है कि हम तभी आपके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत कर सकते हैं जब हमें एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा, और वो उसी वक्त क्रिएट होगा जब तारिक रहमान भारत आएंगे। उसके पहले आपको कंडक्टिव एनवायरनमेंट इन दो शर्तों के साथ पूरा करना है। अब शेख हसीना भारत में है क्यों? मैंने आपको बताया कि 2024 के बाद से लगातार भारत में वो रेफ्यूजी बन के है। ढाका लगातार शेख हसीना को एक्स्ट्रेडिट करने की डिमांड कर रहा है और इसलिए भी है क्योंकि शेख हसीना को बांग्लादेश के कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। और सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मौत की सजा शेख हसीना को सुनाई भी गई है ये इन हर एब्स्टेंशिया सुनाई गई है दोस्तों।
मतलब जब शेख हसीना मौजूद नहीं थी तब सुनाई गई है। आप सोचिए, एक कोर्ट में जितने भी एडवोकेट है, जितना भी इकोसिस्टम है, अगर वो उस समय की वर्तमान सरकार का हो और आपका पक्ष रखने के लिए वहां पर कोई हो ही ना, तो ये भी किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था होगी। कुछ इस तरीके से शेख हसीना के साथ उस वक्त हुआ था। शेख हसीना उस वक्त भारत में थी और इन हर एब्सटेंशिया फॉर द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंतर्गत शेख हसीना को उस वक्त की जो कोर्ट थी उन्होंने मौत की सजा सुनाई। इसके ऊपर काफी ज्यादा पूरे दुनिया में जितने भी अपने देश है सबने अपना अपना मत भी रखा था, भारत ने भी मत रखा था। लेकिन फिलहाल यहां आपको समझना चाहिए कि तब से लेकर अब तक शेख हसीना भारत में शरण लेकर रह रही है। जो उस वक्त इशू क्रिएट हुआ वो अभी तक का भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे ज्यादा एक क्रिटिकल इशू बन चुका है। और ये सेंसिटिव इसलिए भी है, मैं आपको बताता हूं, ये सेंसिटिव इसलिए भी है क्योंकि शेख हसीना की बात की जाए तो शेख हसीना को फिलहाल डोमेस्टिक लीगल अकाउंटेबिलिटी के अंतर्गत इशू फेस करना पड़ रहा है। लेकिन भारत के संदर्भ में देखा जाए तो शेख हसीना का जो एक्सट्रेडिशन है वो सिर्फ एक, आप बोल सकते हैं, पॉलिटिकल मसला नहीं है, बल्कि रीजनल सिक्योरिटी का भी कैलकुलेशन है। साथ ही साथ भारत के लिए एक सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हो सकता है, क्योंकि भारत अगर शेख हसीना को लौटाता है तो बांग्लादेश तो बैठा ही है शेख हसीना को मौत के घाट उतारने के लिए, क्योंकि शेख हसीना उस वक्त स्टूडेंट्स के साथ अत्याचार किया था। वो स्टूडेंट्स जो खुद शेख हसीना की हत्या करने के लिए, और कई सारे आपने देखे होंगे वीडियोस भी, कुछ ऐसे सर्वेस हुए थे जिसमें एथनिक क्लीनिंग भी की गई थी, मतलब हत्याएं भी हुई थी माइनॉरिटीज की, और माइनॉरिटीज के घर भी उस वक्त जलाए गए थे। तो जो एट्रोसिटीज हुई थी उसके लिए पूरा अकाउंटेबल शेख हसीना को ठहराया गया था। और यह तक उस वक्त बोल दिया गया था कि मिलिट्री ग्रेड वेपन्स का पूरे प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए यूज किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो मसला है वो अब थोड़ा बढ़ रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब देखिए, ढाका ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में ऑलरेडी एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी 2013 जनवरी के मंथ में साइन की गई थी, जिसके अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई भी रेफ्यूजी है उसको दोनों देश एक्सट्रेडिट कर सकते हैं, वापस अपने देश बुला सकते हैं। लेकिन यहां एक सबसे बड़ा प्रश्न मैं आपसे भी पूछता हूं, इस ट्रीटी में पॉलिटिकल रेफ्यूजी से संबंधित क्लॉजेस के बारे में जानकारी अधूरी है, क्योंकि अगर एक्सट्रेडिशन होता भी है तो भारत अपने लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से ही पूरी प्रोसेस करेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों देश के बीच में एक संधि हुई है जिसका नाम है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, उस देश ने बोला है, उस देश की डिमांड है कि शेख हसीना को वापस लौटा दिया जाए, तो भारत बिल्कुल भी बाउंडेड नहीं है, क्योंकि ट्रीटी बस हुई है, संधि हुई है। सेंट्रल अथॉरिटी यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भारत की और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बांग्लादेश की है, लेकिन कहीं पर भी बाउंडेशन की बात नहीं कही गई है। मतलब अगर एक्सट्रेडिशन की डिमांड कोई दूसरा देश या बांग्लादेश इस संधि के तहत करता भी है तो भारत उसी वक्त कर पाएगा जो भी लीगल फ्रेमवर्क होता है। अब मैं आपको बताता हूं इस संधि के अंतर्गत क्या लीगल फ्रेमवर्क है, कैसे एक्सट्रेडिशन काम करता है। यहां पर बांग्लादेश को सबसे पहले तो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, फिर इंडियन अथॉरिटीज पूरी ट्रीटी और डॉक्यूमेंट्स को एग्जामाइन करती है, लीगल स्क्रूटनी बैठाई जाती है। भारत की जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके अंतर्गत जुडिशियल स्क्रूटनी होती है। अगर वास्तविकता में शेख हसीना के ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध पाए जाते हैं भारत की प्रोसेस के हिसाब से भी, तो फिर भारत उन एविडेंस और ट्रीटी कंडीशंस का असेसमेंट करती है और फिर अंतिम निर्णय सरकार के पास होता है कि उस व्यक्ति को वापस भेजा जाए या नहीं। मतलब यहां पर देखिए, जो एंड अथॉरिटी है या फिर जो फाइनल अथॉरिटी है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, लेकिन वो भी तब करेगी जब पूरा लीगल फ्रेमवर्क उसकी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अब भारत को क्या एग्जामाइन करने की आवश्यकता है इस ट्रीटी के अंतर्गत? उस पर्सन की आइडेंटिटी, एलिज्ड ऑफेंसेस, जो भी एविडेंस है, जो कि सपोर्टिंग एविडेंस है, उसको जांच करने के, अरेस्ट वारंट, कन्विक्शन, ट्रीटी रिक्वायरमेंट, एप्लीकेबल इंडियन लॉ। और यहां पर ये सारी जो चीजें हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से की जाती है। अब क्यों ये हसीना का जो केस है लीगली कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि यहां पर देखिए, एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट एंटर्स अ सेंसिटिव लीगल एंड पॉलिटिकल जोन, ये न्यूज की हेडलाइन थी। और यहां पर देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जो डिप्लोमेटिक प्रेशर होता है वो कभी भी जो एक्सट्रेडिशन प्रोसेस की लीगल प्रोसेस होती है उस पर हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश फिलहाल भारत के ऊपर बार बार हसीना को वापस बुलवाने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। यह तक बोल रहा है कि हमसे अगर आपको संबंध में नॉर्मलाइजेशन चाहिए
तो पहले शेख हसीना को वापस हमारे मुल्क भेजिए। लेकिन भारत अगर भेज देता है तो देखिए हर एक चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अगर भारत भेजता है तो ये अगेंस्ट भारत के ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड के अंतर्गत माना जाएगा, क्योंकि भारत तो मानवता के नाते शेख हसीना को भारत में रखा हुआ है, पॉलिटिकल असाइलम देके रखा है। और पॉलिटिकल असाइलम इसलिए भी दे रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया बांग्लादेश तो फिराक में है कि कब शेख हसीना आए और कब उन्हें फांसी पे लटका दिया जाए। तो अगर ऐसा भी होता है तो भारत तो ये कभी भी नहीं चाहेगा ना, क्योंकि शेख हसीना के अंतर्गत भारत के जो रिलेशन रहे बांग्लादेश के साथ वो सबसे तगड़े रहे हैं। अब इसमें जो एक नया ट्विस्ट है ना वो शरीफ ओस्मान हदी का है। ये वो स्टूडेंट था जिसने पूरा प्रोटेस्ट लीड किया था 2024 में जो पॉलिटिकल अपहीवल हुआ था अगेंस्ट द शेख हसीना। उसको आपको ध्यान होगा भारत के पड़ोसी देशों में कुछ इसी तरीके के जेन जी प्रोटेस्ट हुए थे, जिसका प्रयास बहुत लंबे समय से भारत में भी किया जा रहा है। ऐसा फैलाया जा रहा है कि बहुत अनरेस्ट है, बहुत अशांति है, बिल्कुल इकोनॉमिकली कोलैप्स हो चुका है भारत। लेकिन फिर भी आप इसको समझिए, ये पूरा जो होता है मसला ये ड्रिवन ही होता है एजेंडा नैरेटिव्स के अंतर्गत, और इसमें डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही होता है। क्योंकि जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, भारत के जो रिलेशंस थे शेख हसीना के साथ उसमें भारत के अच्छे खासे इकोनॉमिक रिलेशंस थे। मतलब भारत को फेवरेबल कंडीशन दी जाती थी बांग्लादेश के अंतर्गत, चाहे आप किसी भी तरीके से बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के या फिर बांग्लादेश के साथ किसी भी बेनिफिट की बात करें, तो यहां पर भारत के लिए एक विश्वसनीय सरकार थी शेख हसीना की। लेकिन तारिक रहमान की जो सरकार थी जब जब बनी है, भारत के साथ उसके संबंध खराब ही हुए हैं। इवन तारिक रहमान की जब पिछले बार सरकार बनी थी तो बांग्लादेश का और बांग्लादेश की जो भूमि है उसमें एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट आउटफिट्स फिर से पनपना चालू हो गए थे, जो भारत का सबसे बड़ा चिंता का विषय था। और शरीफ ओस्मान हदी की ये जो डिमांड की जा रही है, जिसकी हत्या कुछ अननोन गनमैन में करी थी, और बांग्लादेश ये सोचता है कि वो जो अननोन गनमैन है वो अभी भी भारत में ही है, तो उन्हें वापस लौटा दिया जाए। जो कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि अगर भारत ये डिमांड को भी एक्सेप्ट कर लेता है, इसका मतलब भारत ये एक्सेप्ट कर रहा है कि जो हत्यारे थे वो भारत से ही बांग्लादेश में गए थे शरीफ ओस्मान हदी की हत्या करने के लिए। अब ऐसी स्थिति में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान में तो कितने बड़े बड़े मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो है उनकी हत्या किसी न किसी अननोन गनमैन ने करी है। एक प्रकार से ये भी नैरेटिव फिर बाद में गाड़ा जाएगा कि पाकिस्तान भी फिर आगे आने वाले टाइम में डिमांड करने लगेगा कि नहीं, जिनने हत्या करी वो भारत में, हमें लौटाया जाए, तभी हम रिलेशंस अच्छे करेंगे। वैसे तो कभी भी अब पाकिस्तान की ऐसी नौबत नहीं है कि एक टेबल में वो हमारे साथ बैठ पाए और अपनी बात कर पाए, लेकिन फिर भी यहां पर नैरेटिव की बात है, आपको इसको समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, तारिक रहमान की विजिट इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया, क्योंकि ब्रिक्स समिट होने वाली है। और अब कोई भी देश का अगर हेड ऑफ द स्टेट भारत आता है, किसी भी देश में जाता है, तो कई सारे ऐसे यहां पर मसले होते हैं जिसे वो डिस्कस करता है। बांग्लादेश के साथ जो हमारा सबसे बड़ा इशू है वो है बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर, साथ ही साथ ट्रेड कनेक्टिविटी, एनर्जी कोऑपरेशन, रिवर वाटर इश्यूज, जो कि आपका ध्यान होगा आपको कि तीस्ता रिवर से भी रिलेटेड है और ब्रह्मपुत्र रिवर से भी रिलेटेड है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल रिलेशन। अब देखिए, हसीना का जो एक्सट्रेडिशन है हैज नाउ बिकम अ मेजर डिप्लोमेटिक ऑब्स्टिकल, क्योंकि ये तभी पूरी हो पाएगी जब हसीना को वापस भेजा जाता है। मतलब तारिक रहमान से उसी वक्त हमारे जो रिलेशन है सरकार से, उसी वक्त जो हमारे रिलेशन है नॉर्मलाइज होंगे जब हम उनकी शर्तों को मान लेते हैं। अब ऑप्शन भी यहां पर हमारे पास कितने हैं? 4 है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले है अगर हसीना को एक्सट्रेडिट करते हैं, या फिर इस डिसीजन को ही डिले कर देते हैं, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हैं, या फिर लीगल एश्योरेंस देखते हैं। तो सबके अपने पॉसिबल एडवांटेज है, सबकी अपनी पॉसिबल रिस्क है। अगर हसीना को वापस भेज दिया जाता है तो ऐसा बोला जा रहा है कि ढाका के साथ हमारे टाइज जो है वो इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबल रिस्क भी है, क्योंकि भारत की छवि तो ह्यूमैनिटेरियन को ध्यान में रखते हुए, मानवता को ध्यान में रखते हुए ही गाड़ी जाती है। यहां पर रिस्क रहेगा। अगर डिसीजन को डिले किया जाता है तो हमें एक स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है भविष्य में, लेकिन फिर भी डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन जो है वो बना रहेगा। और अगर रिक्वेस्ट को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर जो अभी वर्तमान में पोजीशन चल रही है भारत और बांग्लादेश की वो बनी रहेगी। लेकिन अगर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जाता है तो फिर हो सकता है कि बांग्लादेश इससे पूरे तरीके से नाखुश भी हो जाए। इसलिए हम हर संभव स्थिति में अगर देखोगे तो बस स्थिति को हम टाल रहे हैं, क्योंकि भारत की अगर बात की जाए तो भारत अभी जिस सिद्धांत में चल रहा है उसमें भारत ट्रीटी के ऑब्लिगेशंस को, डोमेस्टिक लॉ को, ह्यूमन राइट्स को शेख हसीना के रेफरेंस में और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को, सबको एक बराबर बैलेंस संतुलित करते हुए चल रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
क्योंकि भारत के संदर्भ में अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो भारत के 4 बड़े राज्य है, बल्कि 5 राज्य है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, जो बांग्लादेश की बॉर्डर को छूते हैं। और बांग्लादेश भारत की सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को शेयर करता है, लगभग 4096 किलोमीटर की। तो आपको समझना चाहिए कि जिस देश के साथ अगर हमारी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है तो हमारे लिए कितना जरूरी हो जाता है उस देश के साथ हमारे किस तरीके के स्ट्रेटेजिक रिलेशन रहते हैं। क्योंकि यहां पर बात कर रहे हैं हम बांग्लादेशी शरणार्थियों की, जो भारत में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। और कितनी मजेदार बात है, उनके पास भी आपको आधार कार्ड मिल जाएंगे, राशन कार्ड भी मिल जाएंगे। इसलिए जो सरकार बन रही है वो जरूरी हो जाती कि उनके साथ हमारे जो रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि यहां पर एक्सट्रेडिशन के नाम पे भारत का अब जो बैलेंसिंग एक्ट है वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए जो शेख हसीना का इशू है ना दोस्तों, वो कोई एक आइसोलेटेड लीगल मैटर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साउथ एशियन जियोपॉलिटिकल पूरी इक्वेशन बनी हुई है। क्योंकि अगर भारत रिलेशन अच्छा नहीं करेगा तो एक वैक्यूम जनरेट होगा, जिसका फायदा चाइना भी उठा सकता है, जो कि उठा रहा था, और अमेरिका भी उठा सकता है। लेकिन फिर भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजा जाना चाहिए या नहीं, या फिर किसी लीगल प्रोसेस को भारत को फॉलो करना चाहिए। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। जय हिंद एक बार फिर से आप सभी को।